रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की, क्योंकि पंजाब में लगातार किसान कानूनों को लेकर के आंदोलन जारी है। आज चंडीगढ़ में भी किसानों की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई किसान यूनियनों के नेताओं ने हिस्सा लिया है और आगे की रणनीति पर यहां पर मंथन किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार के साथ भी किसानों की बैठक हो चुकी है, जो बेनतीजा रही थी। आगे भी बैठकें होंगी, ऐसा उस बैठक के बाद कहा गया था, लेकिन किसानों का रुख साफ कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और रेल भी नहीं चलने दी जाएगी। लगातार पंजाब में किसानों का जो संघर्ष है वो जारी है। किसानों के जो आंदोलन हैं वो लगातार जारी हैं और जो केंद्र सरकार की तरफ से 3 किसान कानून बनाए गए हैं उनको लेकर के विरोध किया जा रहा है। उन कानूनों को वापस करने की मांग की जा रही है और इस मांग को लेकर के पहले एक बार केंद्र सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई थी किसान यूनियनों की। तब किसान नेता दिल्ली गए थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ अधिकारियों को उस बैठक में भेज दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, तो इसलिए उस बैठक का बहिष्कार किसानों ने कर दिया था। उसके बाद 2 मंत्री बैठक में शामिल हुए। जब एक बार फिर से बैठक बुलाई गई, किसान नेता दिल्ली पहुंचे। उस बैठक में 2 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल। दोनों मंत्रियों के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद किसान नेताओं ने और मंत्रियों ने भी ये कहा था कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन उसके बाद रणनीति जो है वो लगातार जारी है किसानों की और ये अहम बैठक हुई है। इस बैठक के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जगतार भुल्लर, एएनबी न्यूज पंजाबी के संपादक मेरे साथ जुड़ गए हैं। जगतार जी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आज इस बैठक में, क्या कुछ रणनीति बनाई गई किसानों की तरफ से? आज जो किसान जत्थेबंदी की 30 किसान जत्थेबंदी की मीटिंग है और मीटिंग अभी खत्म हुई और अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है और उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि जो उनका किसानों का आंदोलन है वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे उन्होंने शुरू किया है। और चाहे उन्होंने ये कहा कि जब तक सेंट्रल सरकार हमारे जो मांगे उनको मंजूर नहीं करती तब तक ऐसा ही आंदोलन जारी रहेगा जो शुरू किया था। हमारा जो प्रोटेस्ट है टोल टैक्स जो है वहाँ प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जो शॉपिंग मॉल है वहाँ प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि पहले सेंट्रल सरकार पंजाब के लिए माल गाड़ियां शुरू करे तब सोचा जाए गाड़ी चलने देने की नहीं चलने देने। उन्होंने कहा कि हमने कई दिन हो गए हैं कि पूरे ट्रैक पंजाब में खाली करके रखे हुए हैं कि सेंट्रल सरकार मालगाड़ियां चलाए, लेकिन सेंट्रल सरकार मालगाड़ियां पंजाब के लिए शुरू नहीं कर रही। उनका ये भी इल्जाम है कि आखिर पता नहीं क्या वजह है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार पंजाब को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं अपने साथ तोड़ कर रख रही, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब में मालगाड़ियों का मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर को जाना हो तो वाया पंजाब ही जाना पड़ता है, अगर हिमाचल जाना है तो वहाँ पंजाब भी जाना पड़ता है। तो ऐसे में सेंट्रल सरकारों को पहले मालगाड़ी शुरू करनी चाहिए। और 26 जो नवंबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट है, हालांकि उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली सरकार, सेंट्रल सरकार ने वहाँ पाबंदी लगा दी है कि आप धरना या रोष मुजाहरा नहीं कर सकते, लेकिन किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। जहां भी किसी भी सरकार ने रोका उनको जाने के लिए तो वहां ही वो धरना शुरू कर देंगे, चाहे फिर वहां जो भी कुछ होगा वो सेंट्रल सरकार ने डिसाइड करा। लेकिन किसान को दिल्ली जाने से किसी भी सरकार ने रोका तो वहीं धरने दिए जाएंगे। पूरे देश भर के जो किसान वहां पहुंच रहे, देश भर के 250 से करीब किसान जथेबंदियां, उनकी तरफ से जो कॉल है और जहां जहां जिस सरकार ने उनको दिल्ली जाने से रोका वहीं जो धरने दिए जाएंगे। जी बिल्कुल जगतार जी, दिल्ली कूच को लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली को कूच करने को लेकर के जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि देश भर के किसान यूनियनें जितनी भी हैं उन सबको आह्वान किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी, क्या इस बैठक में भी अलग अलग राज्यों से जो किसान नेता आए थे इस बैठक में, क्या? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एक ऑलरेडी दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी देश भर की 250 से करीब जो किसान जथेबंदियां, उनका ही फैसला कि 25 और 26 नवंबर को दिल्ली सेंट्रल सरकार का घेराव किया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार, सेंट्रल सरकार ने वहां नोटिफिकेशन कर दे कि 25 और 26 को कोई भी लोग, कोई भी जन दिल्ली में धरना या रोष मुजाहरा नहीं कर सकता। लेकिन किसान जथेबंदियां जो तमाम देश भर से आएंगे, जिस सरकार ने भी रोका वहीं जो धरना वो दिया जाएगा। अगर दिल्ली जाने से रोका गया किसानों को तो वहां धरना दिया जाएगा, वहां जहां उनको रोका जाएगा। उनका कहना है वो किसानों का जो संघर्ष है वो इसी तरह जारी रहेगा जब तक किसानों की जो मांगे मंजूर नहीं की जाती।
बिल्कुल जगतार जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रेलगाड़ियां जो हैं वो बंद हैं, मालगाड़ी भी नहीं चल रही है और इससे काफ़ी परेशानियों का सामना न सिर्फ पंजाब को बल्कि केंद्र सरकार को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सुरक्षा बल सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए सामान भेजने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, उनका यही मानना है कि जब हमने ट्रैक खाली कर दिए तो सेंट्रल सरकार क्यों नहीं मालगाड़ियां भेज रही। जी। सेंट्रल सरकार को मालगाड़ियां भेजनी चाहिए जब ट्रैक खाली कर दिए गए हैं। तो ऐसे में सेंट्रल सरकार को जो अपना जो रवैया वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है। पंजाब से जो मालगाड़ियां वो जम्मू कश्मीर तक जाती है, तो जम्मू कश्मीर में हमारे बहुत सारे सैनिक जवान बैठे जिनके लिए हमारी जो होर्स जो सामान है उसके अलावा उनके लिए जो खाने पीने का जो सामान है वो सामग्री वो भी जाती। तो ऐसे में जो सेंट्रल सरकार को अपना जो रवैया वो छोड़ देना चाहिए। जी, और वहीं पंजाब सरकार की तरफ से फिलहाल क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मान ली जाती। बिल्कुल, आज भी जो किसानों के साथ पंजाब के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने मीटिंग किया और पंजाब सरकार का यही है कि आप ट्रेनें शुरू करने के लिए आप सरकार का साथ दें। तो किसानों का यही तर्क है कि हमने तो मालगाड़ियों के लिए ट्रैक खाली कर दिए, अब सेंट्रल सरकार मालगाड़ी नहीं शुरू करनी चाहती, तो इसमें किसानों का क्या कसूर है। किसानों को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश ही हो रही है। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या वो यात्री ट्रेनें चलने देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की ये मांग है कि अगर सभी तरह की ट्रेनों को चलाने की मंजूरी मिलेगी तभी ट्रेन चलाएंगे। देखिए, यही तो उनका कह रहा है कि किसानों को बदनाम किया जा रहा है। जब किसानों ने ट्रैक खाली कर दिए जी। तो पहले जब किसानों ने एक कदम सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया तो अब सेंट्रल सरकार को भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सरकार ने पहले बोला था ट्रैक खाली करो, हमने ट्रैक खाली कर दिए, अब पहले मालगाड़ियां शुरू करें उसके बाद दूसरा फैसला लेगा। लेकिन अब सेंट्रल सरकार मालगाड़ियां नहीं शुरू करने दे रहे और पैसेंजर गाड़ी तभी शुरू करने दी जाएगी जब तक ये पहले सेंट्रल सरकार मालगाड़ियां शुरू करे। जी बिल्कुल जगतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो पंजाब में जारी है और उसको लेकर की एक अहम बैठक हुई है सभी किसान यूनियनों की। सभी किसान नेताओं का एकमत ये फैसला है कि दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा, जहां भी उन्हें रोका जाएगा वो वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। और लगातार पंजाब सरकार की तरफ से भी समर्थन किसानों को मिल रहा है, लेकिन जो रेलों का मसला है उस पर कोई भी हल जो है वो नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और भारत में भी वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। इस बीच हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक अहम जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया है कि 20 नवंबर से हरियाणा में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो रहा है। ट्वीट में उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने खुद पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाने का फैसला लिया है। बता दें कि भारत बायोटेक ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है और इसमें भारत के 25 केंद्रों से 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा। यह ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की साझेदारी में होगा और इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी में रखा जाएगा। भारत में यह कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से अनिल विज काफी सुर्खियों में रहते हैं, अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और अब उन्होंने एक अहम फैसला लिया है, ये कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए उन्होंने खुद को आगे किया है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि हरियाणा में 20 नवंबर से कोरोना वैक्सीन बनाने का जो ट्रायल है उसका तीसरा चरण जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। और सीधे तौर पर भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। तो ऐसे में अनिल विज ने सीधे तौर पर इस कंपनी को ऑफर दिया है कि वो ट्रायल अगर तीसरे चरण में करना चाहते हैं तो अनिल विज पहले व्यक्ति वो बनना चाहते हैं जिनके ऊपर ये ट्रायल किया जाए, यानी वो खुद को ये कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो लगवाकर इसका टेस्ट करवाना चाहते हैं कि अगर टेस्ट के सही परिणाम निकलते हैं तो पूरे प्रदेश में फिर इस वैक्सीन का जो कह सकते हैं या फिर पूरे देश में इस वैक्सीन का वितरण का काम जो है वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लगातार विभिन्न देश जो हैं वो कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में भारत में भी विभिन्न कंपनियां जो हैं वो इस कवायद में जुटी हुई हैं और भारत बायोटेक की बात करें तो 2 चरण जो है वो कंप्लीट कर चुका है और 2 चरणों में अच्छे रिस्पॉन्स जो हैं वो इस मेडिसिन के इस वैक्सीन के देखने को मिले हैं। तो अब तीसरा चरण जो है वो 20 नवंबर से हरियाणा में शुरू होता हुआ नजर आएगा, जिसमें अनिल विज ने पेशकश की है कि वह पहले व्यक्ति ऐसे होने चाहते हैं जो वॉलंटरी
जी, के बिल्कुल। ट्रायल का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने ऊपर ये वैक्सीन का टेस्ट जो है वो करवाना चाहते हैं। जी, लेकिन क्या इसके लिए जो जरूरी टेस्ट होते हैं, जिसके क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल तभी होता है अगर आदमी फिट है, क्या कैबिनेट मंत्री पूरी तरह से फिट है? देखिए सीधे तौर पर अगर फिट की बात करें तो जब ये ट्रायल शुरू होगा तो उस समय अगर कंपनी को लगेगा कि अनिल विज बिल्कुल उनके तय मापदंड पर सही उतरते हैं तो फिर कंपनी उनके साथ ट्रायल कर सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ नए पैमाने जो हैं वो देखे जाते हैं। जिस तरह से जो व्यक्ति है जिसके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है उसको कोई और बीमारी ना हो, वो स्वस्थ हो पूर्ण रूप से, तो कि कोई और मेडिसिन का वो सेवन ना करता हो, तो ऐसे में उन सभी पैमानों पर अगर अनिल विज जो है वो खरे उतरते हैं तो फिर उनके ऊपर ये ट्रायल हो सकता है। नहीं तो अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके ऊपर जो ये कंपनी है वो ट्रायल करती हुई नजर आएगी, ताकि ट्रायल के जो परिणाम हो उसमें किसी की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और ट्रायल के वक्त किसी व्यक्ति की जान जो है वो जोखिम में डलती हुई नजर ना आए। जी बिल्कुल विनीत, हरियाणा सरकार में अहम जिम्मेदारियां अनिल विज के पास हैं और ऐसे में 1 साल तक अगर उनको निगरानी में रहना होगा तो क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए सीधे तौर पर बिल्कुल दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके भी सिर्फ वॉलंटरी तौर पर इसका हिस्सा बनने की उन्होंने पेशकश की है। हालांकि उनकी पेशकश को कंपनी किस नज़रिए से देखती है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, क्योंकि पहले कई बार अनिल विज जो है वो पीजीआई से अपना ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। तो ऐसे में उनकी कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं जिसकी लगातार दवाई जो है वो उनकी चलती रहती है। तो ऐसे में कंपनी को ये डिसाइड करना है कि क्या वो अनिल विज के ऊपर ट्रायल करेंगे या फिर नहीं। हाँ, पेशकश जरूर है, पेशकश करने का प्रयास पहले भी कई व्यक्ति कर चुके हैं और इसी क्रम में अनिल विज ने भी खुद पेशकश की है कि वो कहीं ना कहीं इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके तहत पूरे विश्व को इस कोरोना महामारी से निजात मिल सके। लेकिन अभी 20 नवंबर का इंतजार करना होगा। देखने वाली बात रहेगी कि कंपनी अनिल विज की इस पेशकश को किस नजरिए से लेती है और क्या उनके ऊपर यह ट्रायल किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं और सरकार से भी अनिल विज को अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी अगर उनको अपने पर ट्रायल करवाना है, क्योंकि ट्रायल के बाद उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो ऐसे में गृह विभाग की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है और ऐसे में हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना का जो दूसरा चरण है उसकी भी शुरुआत होती नजर आ रही है। दूसरी लेयर जो है वो अपना प्रकोप पूर्ण रूप से बिखेरती नजर आ रही है। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि कंपनी उनकी पेशकश को किस लहजे में लेती हुई नजर लेकिन आएगी। विनीत, उनका यह फैसला युवाओं में एक संदेश जरूर देता है कि हमें ऐसे कामों के लिए सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर अनिल विज खुद को इस काम के लिए सामने लेकर के आ रहे हैं कि वैक्सीन का ट्रायल अगर मुझ पर हो तो बेहतर होगा, और इसी तरीके से एक संदेश जरूर जाता है हरियाणा के युवाओं में कि उनको भी सामने आना चाहिए ताकि इस खतरनाक बीमारी से, इस महामारी से निजात मिल सके। बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं को मैसेज जाता है कि अनिल विज इस तरह से खुद पर ट्रायल करवाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को भी ये संदेश चाहता है कि जब कोई ट्रायल इस तरह का होता है जिसमें कहीं ना कहीं पूरे विश्व से जुड़ा जो ट्रायल है और इस मेडिसिन का जो प्रचार है वो प्रसार है वो पूरे विश्व में होगा अगर इसके सफल परीक्षण हो जाते हैं, तो ऐसे में युवाओं को भी संदेश आता है कि वो भी आगे बढ़ें, वॉलंटियर तौर पर कहीं ना कहीं इस मुहिम का हिस्सा बने। क्योंकि भारत बायोटेक जिस तरह से लगातार 2 चरण पूरे कर चुकी है और तीसरे चरण में 20 नवंबर से हरियाणा के अंदर प्रवेश करने वाली है, तो ऐसे में लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, युवाओं की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इस कंपनी को सपोर्ट करे और इनके ट्रायल का हिस्सा बने। क्योंकि इंसानों के ऊपर ये ट्रायल जो हैं वो किए जाएंगे, इंसानों के ऊपर इसका जो कह सकते हैं देखा जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उनके ऊपर क्या प्रभाव इस वैक्सीन का पड़ता हुआ नज़र आता है और उसके बाद जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी इसके जो ट्रायल हैं वो होते हुए नज़र आएंगे कि उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और जो कोरोना की बीमारी उनको लगी हुई है, जो वायरस उनको है, क्या ये जो वैक्सीन है इस वायरस को ख़त्म करने में सक्षम साबित हो पाएगी। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि इस वैक्सीन के क्या रिजल्ट निकलते हैं और युवा जो हैं वो अनिल विज के इस संदेश से क्या कह सकते हैं मैसेज ले पाते हैं, किस तरह से जागरूक हो पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन का जो तीसरा चरण है उसके लिए अब ट्रायल शुरू होने वाले हैं, उसके लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने खुद पर एक ट्रायल करवाने के लिए पेशकश जरूर की है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि हरियाणा सरकार से अनुमति उन्हें मिलेगी या फिर नहीं, और कंपनी पर भी ये निर्भर करता है कि वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पर ट्रायल करेगी या फिर नहीं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छोरे तीसरा लिखड़ा पहला साल आड़ी की तक गोज मेताऊ दुगना कर दिया माल और किताऊ भिंडी प्याज टमाटर बैंगन ई बो है भरपाई मान बढ़ा किसान का और खूब बड़ी कमाई। मारा पानी मारी विरासत यो बचाना जारी से अखिर आले खेत पहुंचाया और आगे की तैयारी से हाड़ी तक ट्रेनिंग दे के करा उसका जो मार्गदर्शन। एमएसपी पे फसल खरीद के दूर करी या टेंशन। और बता सम्मान निधि तक छोटे किसान की मुश्किल कर दी हल। प्याज जुर्माने माफ कर दिए, दिया किसान ते बल। अम्बे 1 साल में 5 साल की तैयारी कर दी भाई। हरियाणा का बढ़िया हाल भाई चोखा लिगड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने नया नोटिस जारी किया है। उन्हें बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कंगना को 23 नवंबर को और रंगोली को 24 नवंबर को पेश होना है। इससे पहले भी 2 बार उन्हें समन भेजा जा चुका है। एक का उन्होंने ये कहते हुए जवाब दिया था कि उनके घर में शादी है और दूसरे समन का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ की शिकायत के बाद कंगना और उनकी बहन के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है कंगना रनौत की तरफ से जब तीसरा समन उन्हें भेजा गया? जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि अभी तक कंगना रनौत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि इससे पहले जब बांद्रा पुलिस द्वारा उन्हें सम्मन जारी किया था तो घर में शादी समारोह का उन्होंने हवाला दिया था, जिसके बाद अब तीसरी बार जो है बांद्रा पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को 24 तारीख के 11 बजे उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा है। देखना ही होगा कि कंगना इस पर क्या जवाब देती है और क्या वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। हालांकि इससे पहले 2 बार वो नहीं पहुंची है, अब तीसरी बार वो पहुंचती है या फिर अपने वकील या फिर किसी के जरिए इस को आगे बढ़ाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हितेंद्र, लगातार बांद्रा पुलिस जिस तरीके से नोटिस जारी कर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कंगना रनौत सहित उनकी बहन रंगोली की मुसीबतें बढ़ सकती है। जी हितेंद्र, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा है कि उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से वो इससे पहले 2 बार जब उनको समन जारी किया गया उसमें पूछताछ में शामिल नहीं हुई, तो क्या उम्मीद है अब अगर वो एक बार फिर से पूछताछ में शामिल नहीं होती है तो पुलिस क्या कुछ कदम उठा सकती है?
देखिए, बांद्रा पुलिस ने तीसरी बार सम्मन जारी किया है और उन्हें तीसरी बार आना पड़ेगा। अब कोई जो है बहाना नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ करती है, नहीं पहुंचती है, तो बांद्रा पुलिस इस मामले में अगला कदम उठा सकती है, क्योंकि इस मामले को लेकर के लगातार बांद्रा पुलिस सक्रिय है और उन तमाम सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुए थे या ट्विटर पे जो पोस्ट किए गए थे, उनके तमाम दस्तावेज सबूत वो इकट्ठा कर चुकी है, ताकि अगर कंगना रनावत और रंगोली यहाँ पहुंचती है तो बांद्रा पुलिस और तमाम सबूत और दस्तावेज उनके सामने रखे और उसके बारे में उनसे सवाल और जवाब कर सके। देखना होगा कि तीसरी बार की पूछताछ में क्या कंगना अपनी बहन के साथ बांद्रा पुलिस पहुंचती है या कोई और रास्ता अख्तियार करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, इस मामले में जो शिकायत करता है कास्टिंग डायरेक्टर साहिल, उनकी तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं कंगना पर और उनकी बहन पर? देखिए हितेंद्र, उनकी तरफ से याचिका में साफ तौर पर लिखा गया है कि कंगना ने जिस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है और उनके ट्विटर अकाउंट से और उनके फेसबुक अकाउंट से जो ट्वीट किए गए हैं, वो जो है कि भावना भड़काने वाली बात है। कहीं न कहीं उनके इस बयान से, इस टिप्पणी से लोगों की जो भावना है उसे ठेस पहुंची है। जो जिस तरीके की सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, ऐसे कई चीजों का हवाला याचिकाकर्ता की तरफ से दिया गया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब याचिकाकर्ता की तरफ से किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल बांद्रा पुलिस पूरी तरह से कंगना से जवाब सवाल के लिए तैयार है। क्या इस मामले में अभी तक कंगना या फिर कंगना के वकील की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया? हितेंद्र, एक तीसरी नोटिस को लेकर के कंगना के वकील या कंगना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कंगना इस मामले में तैयारी कर रही है। बहुत जल्द ही ट्विटर के जरिए अपना जवाब दे सकती है और खास करके इस पूरे मामले को लेकर के वो किस तरीके की रणनीति तैयार कर रही है, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि कंगना इस तीसरी सम्मन के बाद कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया को तलाशने में और उसकी जुगत में लगी हुई है। जी, लेकिन पूरा मामला सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं शिकायतकर्ता की तरफ से, उसमें सोशल मीडिया का जिक्र ज्यादातर किया गया है। तो क्या ये पूरा मामला मुंबई पुलिस संभाल रही है या फिर साइबर सेल को दिया गया है? देखिए हितेंद्र, इस मामले में बांद्रा पुलिस के साथ साइबर क्राइम साथ में काम कर रही है। उन तमाम सोशल मीडिया, उन नेटवर्क को जो पोस्ट किया गया था, उस पोस्ट पर जो रिएक्शन हुआ था, उन तमाम तथ्यों को, उन तमाम सबूतों को जो है मुंबई क्राइम ब्रांच, बांद्रा पुलिस और साइबर सेल जो है, ये तीनों डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर के काम किए हैं। सूत्र भी बता रहे हैं कि बांद्रा पुलिस के हाथ ट्विटर और सोशल मीडिया के कई ऐसे पोस्ट जो है उनके हाथ लगे हैं, जो कंगना रनावत सहित उनकी बहन रंगोली की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जी हितेंद्र, बिल्कुल इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को घेरा था, तो जो कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई थी, मुंबई में नगरपालिका की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, उसको बदले की कार्रवाई बताया जा रहा था। लेकिन इस मामले में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि जो उनके ट्वीट थे उनसे कहीं ना कहीं जो संदेश गया है और जिसकी वजह से जो लोग आहत हुए, उन्होंने शिकायत भी की। तो अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है तो कंगना बनाम शिवसेना, कंगना बनाम महानगर पालिका और कंगना बनाम महाविकास आघाड़ी, ये लगातार चलते आ रहा है। कंगना ऐसे भी कई बयान जो कि पॉलिटिकल लेवल पर है, उस पर भी कंगना ने कई बार खुलकर जवाब दिया है। हाल ही में जो है कि आर भारत के अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी, उस पर भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा था। तो आपको बताएं कि लगातार कंगना सुर्खियों में रही है और खास करके शिवसेना को उन्होंने अपना टारगेट बनाया है समय समय पर। चाहे संजय राउत हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वो हमेशा ट्विटर के जरिए निशाना साधी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कंगना बनाम शिवसेना की लड़ाई अभी ठंडा नहीं हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। आगे देखिए इसमें क्या क्या मोड़ देखने को मिलता है। लेकिन मुरारी, जो पारिवारिक कार्यक्रम था उनका, वो भी अब हो चुका है, तो क्या अब कोई फिर से कोई नया बहाना कंगना की तरफ से बनाया जा सकता है या फिर पेश होंगी पुलिस के सामने? हितेंद्र, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है कि कंगना का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से बांद्रा पुलिस के 2 सम्मन पर कंगना का कोई रिएक्शन नहीं था, उन्होंने अपने घर में शादी का हवाला दिया है। अब ऐसे में तीसरे सम्मन है, 24 तारीख को उन्हें हाजिर होना है। 3 से 4 दिन का वक्त है। देखना ही होगा कि कंगना किस तरीके का पक्ष अपना रखती है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कंगना इस बार जरूर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचेंगी और पुलिस के उन तमाम सवालों का भी वो जवाब देंगी। अगर जरूरत पड़ी तो
तो उनके लॉयर ही बांद्रा पुलिस जाकर इस पूरे मामले पर बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से अभिनेत्री कंगना को समन मुंबई पुलिस की तरफ से भेजा गया है और अब उनकी मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बाहुबलियों पर शिकंजा कस रही है। यही नहीं, उनके करीबियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के साथ साथ अब उनके करीबियों पर भी सरकार का शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार अंसारी के करीबियों, बिजनेस पार्टनर्स और सहयोगियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का अभियान चल रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ में ही ऐसी 8 अवैध संपत्तियों की पहचान की है जो मुख्तार अंसारी के करीबियों की हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने राजधानी के पार्क रोड पर 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फैजाबाद रोड पर 7 संपत्ति, सुल्तानपुर रोड पर बन रही अवैध कॉलोनी और हजरतगंज की एक प्रॉपर्टी को इस अभियान में ध्वस्त किए जाने का फैसला किया है और इन संपत्तियों को प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की लिस्ट में शामिल किया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी संपत्तियां मुख्तार अंसारी की मदद से उनके करीबियों और रिश्तेदारों ने बेनामी तरीके से खरीदी। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए एलडी की, तो एलडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और खासतौर पर जो बाहुबली नेता हैं उनके खिलाफ अधिक तेजी से काम किया जा रहा है। देखिए, योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो भी अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी रहे हैं, हिस्ट्री सीटर रहे या दबंग माफिया हैं, उनको आर्थिक रूप से
सीधे तौर पर जो उन्होंने बेनामी संपत्ति बनाई, अपनी दबंगई, गुंडई के दम पर अब उसको ध्वस्त करने का पूरा काम हो रहा है। और जब से लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एलडीए का चार्ज संभाला है, उसके बाद से मुख्तार अंसारी हो या अन्य कुख्यात बदमाश हैं या उनके सहयोगी हो, उनकी बिल्डिंगों पर, अवैध बिल्डिंगों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो उन्होंने अपराध कमाई से बनाया था, अपराध की कमाई से बनी हुई अद्भुत संपत्ति को सीधे तौर पर ध्वस्त किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभिषेक प्रकाश खुद एक्शन में नजर आते हैं, मौके पर पहुंचते हैं, एलडीए वीसी होने का जो दायित्व है वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं और खड़े होकर के बिल्डिंग स्वयं गिरवाते हैं। जी बिल्कुल, एलडीए की तरफ से जो पहचान की गई है 8 ऐसी संपत्तियां जिनको ध्वस्त किया जाना है, कब तक ये कार्रवाई की जाएगी? देखिए, एलडीए की तरफ से कई ऐसी संपत्तियों की पहचान करी गई है जो अपराधियों की है, जिन्होंने अपराध जगत की अकूत कमाई से इसको बनाया है। ऐसे में 8 बिल्डिंगें हैं जिन पर लगातार कार्रवाई जारी है। कई बिल्डिंगों की ध्वस्त की जा चुकी हैं और कई जो हैं वो आगे क्रम में ध्वस्त की जाएंगी। लगातार ऐसी बिल्डिंगों की पैमाइश करने के बाद और सीधे तौर पर उसको ध्वस्त किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि एलडीए वीसी लगातार ऐसी बिल्डिंगों पर पहुंचते हैं जो अपराधियों की है और उसको ध्वस्त कराते हैं। इसी क्रम में जल्द ही इन 8 बिल्डिंगों को भी गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, जो 8 अवैध संपत्तियां जो अभी पहचान जिनकी की गई है, किस आधार पर यह पहचान की गई है, ताकि किसी भी जो इस काम में शामिल नहीं है जो लोग, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, और किस तरीके से ये पहचान की गई कि ये मुख्तार अंसारी की तरफ से ही इनमें जो है बेनामी तरीके से इनको बनाया गया है? देखिए, माफिया मुख्तार अंसारी के कई सहयोगी हैं, उनके राइट हैंड है, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के नाम पर लोगों में भय पैदा करके किसी की जमीन पर कब्जा किया और अपराध जगत की अकूत अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्तियां खड़ी करी है। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार एक्शन में है और जिस तरीके से एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश लगातार मौके पर जा करके कहीं ना कहीं अपराधियों को आर्थिक चोट पहुंचाने का जो सरकार का एक प्लान है उसको कामयाब करते नजर आ रहे हैं। जो भी ये बिल्डिंग है वो मुख्तार अंसारी के जो सहयोगी हैं, जो राइट हैंड रहे हैं, जो उनके नाम पर वसूली करते थे, अपराध जगत में जिनका नाम था और जिन्होंने अपराध जगत में के नाम पर अवैध संपत्तियां बनाई हैं, अब इन बिल्डिंगों को गिराने का काम योगी सरकार कर रही है। लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया हैं जिन्होंने अपराध जगत की अवैध कमाई से संपत्तियां बनाई है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। जी, जिन लोगों के नाम ये संपत्तियां हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के करीब होने के चलते ऐसे लोग अपनी बिल्डिंगों पर कार्रवाई नहीं होने देते थे, यहाँ तक कि उनके ऊपर किसी तरीके के मुकदमे भी दर्ज नहीं होते थे जब वे किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन अब जिस तरीके से योगी सरकार एक्शन में है, ऐसी जमीनों को जिनकी शिकायत पत्र थे कि किसी माफिया ने कब्जा कर रखा है और निर्माण करा लिया है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया है, ऐसी जमीनों को ध्वस्त किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति की है तो उसके हैंडओवर किया जा रहा है, और अगर सरकार की, क्योंकि इन लोगों ने ज्यादातर सरकारी संपत्तियों पर जो सरकार के विद्यालय थे कागजों में हेरफेर करके कहीं ना कहीं उन पर कब्जा किया है, अब उन पर कार्रवाई करी जा रही है। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो बिजनेस पार्टनर रहे हैं मुख्तार अंसारी के, उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर ये जरूरी तो नहीं कि जो बिजनेस पार्टनर रहे हैं उनका शोषण नहीं किया हो मुख्तार अंसारी ने और अब उनको कहीं ना कहीं ये दोहरी मार हो जाए? देखिए, सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी के जो भी गुर्गे रहे हैं उन्होंने लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, अपराध जगत की अवैध कमाई से अकूत संपत्तियां बनाई हैं। और कहीं ना कहीं योगी सरकार अब अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से सख्त कदम उठा रही है, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे वो गाजीपुर में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो कानपुर में हो, लगातार आपने देखा है कि जो भी माफिया रहे जिनकी अवैध संपत्तियां हैं उसको ध्वस्त करने का काम योगी सरकार कर रही है। सीधे तौर पर चिन्हित किया गया ऐसे लोगों को जिनकी शिकायत पत्र थे और कहीं ना कहीं जिनकी जमीन पर कब्जा हुआ था, अब योगी सरकार उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है। जी पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई लगातार जारी है। योगी सरकार बाहुबलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने के लिए सरकार ने देरी की। वजह यही है कि सरकार भी देश के भविष्य के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती और परिजनों में भी यही आशंका होती है कि उनके जिगर के टुकड़े कहीं बीमार ना हो जाएं, और वो भी ऐसी बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए स्कूल देरी से खोले गए और जिस बात का डर था अब वही हुआ। आखिरकार स्कूलों में भी कोरोना की एंट्री हो गई। हरियाणा के रेवाड़ी से बड़ी खबर ये सामने आई है, जहां पर 72 अलग अलग स्कूलों के छात्र कोरोना की चपेट में आ गए और कुछ बच्चों की रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है, इसलिए यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। स्कूल खुलने के बाद पहली बार हुए टेस्ट में कस्बा खुंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सहित जिले के 12 सरकारी स्कूलों के 837 बच्चों की जांच की गई, जिनमें से 72 बच्चे पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने स्कूल को 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है।
देखिए, हमारे जिले के जो नखोल जो ब्लॉक है उसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंड है, उसके 19 जो छात्र हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके अलावा हमारे पाली सीनियर सेकेंडरी उसमें भी 6 बच्चे कोविड पाए गए। कुंड स्कूल को निदेशालय के द्वारा 30 नवंबर तक क्लोज करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जिन बच्चों की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है उनकी रिपोर्ट जब आ जाए वो भी जिला शिक्षा अधिकारी का वो रिपोर्ट करेंगे। प्राचार्य को ऐसे निर्देश दे दिए कि जो हरियाणा रिपोर्ट जैसे आपको पता है जैसे फेस्टिवल सीजन था तो जिसमें लोगों का मूवमेंट ज़्यादा हुआ है, ऐसे ही जैसे स्कूलों में भी बच्चे आ रहे हैं तो जो कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो रहा ही है, स्कूलों में भी बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने अभी तक तो टोटल जो 837 बच्चों की एग्जामिनेशन किया है जिसमें 72 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जो कि अब अभी 12 स्कूलों की रिपोर्ट आई, बाकी और स्कूलों में भी हम इस पर आगे कार्रवाई करने वाले हैं। स्कूलों ने नहीं किया ये ज़रूरी नहीं है, पता नहीं किस पॉइंट पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से हुआ, घर से हुआ है, स्कूल से हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रहार लगातार बरकरार है और मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में लॉकडाउन रहा जिससे हर तरह का कारोबार प्रभावित हुआ, लेकिन वाहनों की बिक्री अब त्योहारों में अधिक देखने को मिली है। लॉकडाउन के बाद त्योहारों में सरकार ने अनलॉक किया और कारोबार ने रफ्तार पकड़ी। भले ही बाजारों में कम भीड़ दिखाई दी, हर बार की तरह इस बार लोगों ने खरीदारी नहीं की हो ज़्यादा, लेकिन दुपहिया और 4 पहिया वाहन खूब खरीदे गए। इस बारे में परिवहन विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शायद इसलिए लोग वाहन ज़्यादा खरीद रहे हैं ताकि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। यही वजह है कि ग्राहकों ने सिर्फ 3 महीनों में लाखों कारें खरीद ली। एक अप्रैल 2020 से 17 नवंबर 2020 में ये साल 2768 कोटी करोड़ महसूल जमा हुआ है और 7,65,927 न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है। यही गए साल में जो हमारा रेवेन्यू था 1 अप्रैल 2019 से 17 नवंबर 2019 वो था 4,660 कोटी और व्हीकल रजिस्ट्रेशन 14 लाख से भी ज़्यादा था। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में वाहनों की जो है पंजीकृत होना बढ़ गया है। इसकी वजह एक है कि लोग खुद की व्हीकल यूज़ करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स हो, नहीं तो जो हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जो उसका फ्रीक्वेंसी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कोई जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस बार कोरोना की वजह से सभी त्योहारों पर कोरोना का असर देखने को मिला, लेकिन अब ये अच्छी खबर कहीं ना कहीं निकल करके सामने आई है कि वाहनों की खूब बिक्री हो रही। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। दशहरे में थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मार्केट ठप रहेगा, लेकिन इस दिवाली में जिस तरीके से वाहनों की खरीदारी मुंबई सहित ठाणे और पालघर, नासिक, पुणे ऐसे जो 5 से 7 महाराष्ट्र के बड़े शहर हैं वहां पर इन चीजों की खरीदारी हुई है। हालांकि स्टार्टिंग में कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा था कि स्थिति काफी खराब थी, लेकिन प्रतिदिन जो रिकवरी रेट यहाँ पर हुआ है काफी स्थिति सामान्य तक पहुंच चुकी है। अगर मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 541 पॉजिटिव केस मिले हैं, 16 लोगों की मौत हुई है। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो 2841 पॉजिटिव केस मिले हैं, 64 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर यहाँ पर मिली है और इसी के चलते जो लोगों में एक नया जोश कह सकते हैं, एक नई जिंदगी की एक नई राह शुरुआत की वो देखने के लिए मिली है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर हर तरफ देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में भी जारी है, लेकिन वाहनों की बिक्री में रफ्तार देखने को मिल रही है, यानी कि कारोबार कहीं ना कहीं अब रफ्तार जो है वो पकड़ रहा है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कई बड़े और कड़े कदम उठाने का फैसला लिया, जिनमें से एक है शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कमी। शादियों में मेहमानों की संख्या घटाने का जो प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया उसे उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वीकार कर लिया है, यानी कि अब नए नियम के मुताबिक दिल्ली में किसी भी शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अभी तक इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या 200 थी। वहीं अगर बात लॉकडाउन की जाए, क्योंकि सीएम ने इस बात के भी संकेत दिए थे कि लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है, इस बारे में अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने
दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही नियमों की पालना करने की भी उन्होंने अपील की है। नहीं, मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं कस्टमर्स से भी कहूँगा, जो आम जनता है दुकानों पर जा रही है, कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के समय में भीड़ से बचें और मास्क लगा के चलें। जहां भी आपके पास में जाने की जरूरत है, मास्क जरूर लेके जाएं, अपने साथ में मास्क लगा के जाएं। सरकार हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे काम कर रही है, बेटर हॉस्पिटल ठीक से मैनेजमेंट कर रही है इसको। आम पब्लिक से भी अपेक्षा है कि वो भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने जो केंद्र सरकार से परमिशन मांगी है वो इतनी भर है कि ज़रूरत पड़ी तो कुछ मार्केट्स में थोड़े से रेगुलेशंस बढ़ाए जा सकते हैं, बट वो किसी भी रूप में लॉकडाउन नहीं। दिल्ली सरकार के फैसले पर मोहर लग गई है। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा था कि जो शादियों में छूट दी गई है 200 लोगों की, उसको घटाया जाए, क्योंकि कोरोना की स्थिति एक बार फिर से दिल्ली में बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसी को लेकर के ये एक प्रस्ताव भी भेजा गया था कि अगर किसी भी इलाके में ज़रूरत पड़ती है, हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उसको लेकर के भी प्रस्ताव भेजा गया था। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? ये जो अहम प्रस्ताव भेजा गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, उसको मंजूरी मिल गई है। अब शादियों में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन वहीं लॉकडाउन को लेकर के दिल्ली के डिप्टी सीएम ने यह साफ कर दिया है कि लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है दिल्ली सरकार का। लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया है, कड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि शादियों में छूट दे दी गई थी 200 लोगों के शामिल होने की, लेकिन जब कोरोना की स्थिति बिगड़ती देखी तो एक बार फिर से ये फैसला लिया गया है। अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा 20 नवंबर को है, लेकिन यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है, इसलिए इस उत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। इस त्योहार में छठ मैया का पूजन और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और पूरे बिहार का ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसे हर वर्ग एक साथ मनाता है। ये उत्सव 4 दिन तक चलता है। पहले दिन यानी कि 18 नवंबर को नहाय खाए है और 19 को खरना होगा और 20 को छठ पूजा और 21 को सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ये सूर्य और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। सूर्य को ग्रंथों में प्रत्यक्ष देवता यानी कि ऐसा भगवान माना गया है जिसे हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य पूजा आत्मविश्वास जगाने के लिए भी की जाती है। ये परंपरा सदियों सदियों से चली आ रही है और ये परंपरा को हम लोग भी निभाते जा रहे हैं। और इसमें आस्था है, बहुत महापर्व में बहुत मतलब कृपालु है, दयालु है, हर मनोकामना को पूरा करती हैं। क्या है सदियों से क्या परंपरा चलती आ रही है? क्या क्या करना होता है? आज पहला दिन क्या होता है? आज के दिन हम लोग गेहूं धोते हैं, घर में अपना साफ सुथरा करके कद्दू दाल सब्जी सारा नियम पूर्वक से नहाय खाए का व्रत का शुरुआत करते हैं। अभी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो यही जिला प्रशासन का प्रयास है कि कोरोना से भी बचा जा सके और छठ व्रती को भी किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। छठ का व्रत शुरू हो रहा है, पहला छठ का पहला दिन है, नहाय खाया पहला दिन है छठ का। क्या विधि है, क्या मान्यता है, कैसे किया जाता है? पहला विधि है नहाय खाए करेंगे। आज कल लोहंडा हलीमा सीना। अच्छा, किस लिए यहाँ पर आए हैं? क्या हम लोग छठ पर्व का। चलिए इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।